नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। देश कल खुशी से झूम रहा है, कल से खुशी से झूम रहा है। खुशी की वजह है देश ने 125 साल बाद एथलेटिक्स में रिकॉर्ड तोड़ा है। 125 साल बाद हम स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हुए हैं और यह स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं। कल से नीरज चोपड़ा तमाम टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और सब पर छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन तमाम सारी चीजों के बीच भी हरियाणा और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों से खिलाड़ी निकल रहे हैं। वजह क्या है कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, 125 लगभग 22 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी है। इन सब के बावजूद भी यहां से ओलंपिक विजेता नहीं निकल पा रहे हैं। उसकी वजह क्या रही? यहाँ निर्माण कार्य तो हुए, यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बने, हॉकी स्टेडियम बने। हॉकी स्टेडियम की दशा किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पर एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल तक नहीं है। यहाँ के जो खिलाड़ी निकले वे तमाम अन्य डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें नौकरी नहीं मिली। इन सब की वजह क्या है? इन तमाम सारे सवालों को जानने के लिए कि क्यों नहीं हम उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी निकाल पा रहे हैं, इन तमाम सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ आज हैं इस बहस में मोहसिन रजा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, लेकिन मोहसिन रजा एक खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुमन देवी हैं, गोल्ड पदक विजेता रही हैं। नीरज चोपड़ा के साथ भी इन्होंने अरसे तक ट्रेनिंग की है और राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं। हमारे साथ हैं सैयद अली, हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, वर्तमान में हॉकी टीम जो कांस्य पदक जीती है उसके चयनकर्ता भी रहे हैं। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक भी खेल चुके हैं। ध्यानचंद पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। मेरा पहला सवाल मोहसिन रजा जी से। मोहसिन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश को भी बधाई कि नीरज चोपड़ा ने देश का मान और सम्मान गर्व से ऊंचा किया है। लेकिन इन तमाम सारी बातों के बीच में यह भी कि उत्तर प्रदेश सरकार से ओलंपिक का कोई खिलाड़ी क्यों नहीं विजेता बन सका? मोहसिन जी। पूरे देश के तमाम 130 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं और उनकी तरफ से अपने उस युवा खिलाड़ी को बधाई देता हूं जिसने पूरे देश का गौरव बढ़ाया, जो आज एक हमारे लिए कहना चाहिए पूरे नौजवानों के लिए एक नई अध्याय को लिख दिया है। उन्होंने देश में स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स में, और हमारे साथ तमाम पैनल में मैं देख रहा हूं हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सैयद अली साहब दिख रहे हैं, सुमन देवी जी दिख रही हैं। ये सभी लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ करके दिया है और इन्हीं की प्रेरणा से जो आज नौजवान आगे निकल रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं इनकी प्रेरणा जरूर है। कोई भी खिलाड़ी अगर आगे निकलता है तो अपने जो पूर्व में खेले हुए चैंपियंस होते हैं वो उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो और हम सबको गर्व होता है क्योंकि मैं भी खेल के ही एक मैदान से आता हूं और बहुत से सवाल आपने किए हैं, लेकिन चूंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मुझे सही से सवाल सुनाई नहीं दिए। लेकिन मैं अपने सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, आदरणीय योगी जी की तरफ से, तमाम 23 करोड़ जनता की तरफ से अपने चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर, वो भी एथलेटिक्स में, जैवलिन थ्रो में, जिसमें कि हम अपने आप में कभी एक सपना हुआ करता था उसको साकार कर दिया उन्होंने, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की है देश के लिए। तो ऐसे अपने युवा खिलाड़ी को हम बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और सरकार की तरफ से भी, और सरकार ने जो इनाम दिए हैं उसके बारे में आप बता चुके हैं। हम अपने उन खिलाड़ियों को भी मान सम्मान करते हैं जो गए थे स्पर्धा में, जो इस बार कुछ नहीं हासिल कर पाए, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो गए तो खेलने के लिए, उनके अंदर एक क्षमता, एक स्किल थी। वो अलग बात है कि वहां पर उन्हें कोई पहला, दूसरा, तीसरा स्थान अभी नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेकर आए हैं, ऐसे ही हमारे प्रदेश के तमाम अन्य राज्यों के भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। मोहसिन जी, एक सवाल और, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो, कि जैसे हरियाणा सरकार जो विजेता है उनको 5 करोड़ रुपए देती है, अभी नीरज चोपड़ा जी को 6.5 करोड़ रुपए दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 1 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए जो हॉकी खिलाड़ी खेलने गए थे उनके लिए दिए हैं, जहां तक मुझे पता है।
तो क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रोत्साहन राशि है या जो प्रोत्साहन के तरीके हैं सरकारों के, मैं केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक दिन में खिलाड़ी तैयार भी नहीं होते, ये तो सतत प्रक्रिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन पे अभी तक उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और क्या आने वाले समय में खेलों पर उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी? मोहसिन जी। देखिए उपाध्याय जी, आपने जो प्रश्न उठाया, मैं इस पर बाकायदा मैं चाहता हूं कि एक अच्छी इस पर डिबेट फिर से भी रखिएगा, लेकिन अभी आपने जो सवाल किया है, जो मैं सुन पाया हूं, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इसी उत्तर प्रदेश से उस जमाने से जुड़ा रहा हूं, खेल हॉस्टल से, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस से मैं जुड़ा रहा हूं। मैंने देखा है, और उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा है, और खेल को राजनीति की भेंट चढ़ाया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने फिर से खेल कोटा लागू करने की बात कह दी है, और अधिकारी उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। जब आप खिलाड़ी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, सुविधाएं देंगे और सहायता राशि अच्छी देंगे, तो बट नेचुरल है कि वो निकलेगा। और उससे ये जो पिछली सरकारें थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आरोप प्रत्यारोप की, क्योंकि खिलाड़ी कोई पार्टी और कोई जात और धर्म नहीं होती है, वो देश की धरोहर और प्रदेश की धरोहर होता है। हम सबके लिए गौरव की बात होती है, कोई भी खिलाड़ी देश का अगर तिरंगा लहरा कर आता है विश्व में। और आज जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने लहराया है, और तमाम और 6-7 हमारे साथियों ने, और जिस तरह से हॉकी की टीम ने भी हमारे कांस्य पदक हासिल किया, कांस्य पदक, तो ये अपने आप में हमारे देश के लिए, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, जिसको लेकर आदरणीय मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से देश आज आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो खेलो इंडिया, फिट इंडिया और तमाम खेल की स्पर्धाओं को बढ़ाने के लिए आगे, वो लगातार खेल के माध्यम से भी आपने देखा है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे देश के खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतकर देश के लिए लाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश की आपने बात की उपाध्याय जी, ये दुर्भाग्य रहा है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि खेल कोटे की भी नौकरियां बेची हैं पिछली सरकारों ने। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, ये दुर्भाग्य रहा है कि उन खिलाड़ियों को वो फैसिलिटीज नहीं दी गई, वो हमारा राज्य छोड़कर चले गए। लेकिन आज आदरणीय योगी जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद करूंगा आपके मंच से, और खिलाड़ियों की तरफ से भी उत्तर प्रदेश के, कि उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे की तरफ ध्यान अपना आकर्षित करते हुए और लोगों को, अपने अधिकारियों को आदेशित किया है कि सब जगह स्पोर्ट्स कोटा लागू करिए। और उससे हमारे खिलाड़ियों का एक मनोबल भी बढ़ेगा, उनके अंदर जो एक सिक्योरिटी का अभाव था, जॉब सिक्योरिटी का, वो भी उन्हें मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे तमाम से खिलाड़ी बाहर गए हैं पिछले, अगर आप 2 दशक की बात कर लें, क्यों गए वो बाहर? इसका मतलब है कि पीछे से, जैसे स्पोर्ट्स कोटा था, आपको याद होगा स्पोर्ट्स कोटे को किसने बैन कर दिया था? मुलायम सिंह यादव जी ने बैन कर दिया था। उसके बाद से स्पोर्ट्स कोटा लागू नहीं हुआ। मैंने उत्तर प्रदेश खेल कल्याण संघ बनाया, और खेल कल्याण संघ के तहत मैंने मांग उठाई, तो आज हमारी सरकार जब आई, तब आदरणीय योगी जी ने उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन और पिछली सरकारों से तो मैं गुहार लगाता रहा कि हमारे खिलाड़ियों के लिए नौकरियां दे दीजिए, उनके लिए उनको अवार्ड कर दीजिए, उनके जो पुरस्कार राशि है उसको बढ़ा दीजिए। हमारी सरकार में आदरणीय योगी जी ने बढ़ाया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। उपाध्याय जी, हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, हम लोग खिलाड़ियों को लेकर कभी कोई भेदभाव राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन पीछे अगर आप माजी में जाएंगे, और ये जो खिलाड़ी बैठे हैं सामने, इनसे पूछिएगा किस मशक्कत से इन्होंने अपने निजी रिसोर्सेज से अपने आप को वहां तक पहुंचाने का काम किया है। इनको सरकारों से मदद नहीं मिली थी, चाहे सैयद अली जी हो, चाहे हमारी बहन बैठी सुमन देवी है, इनसे पूछिएगा इन्होंने कितना संघर्ष किया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है मोहसिन जी। सैयद जी, मोहसिन जी ने जो बात कही है उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में खेलों के निर्माण तो बहुत हुए, अब उन निर्माणों के पीछे वजह क्या रही, इस पर अभी हमें नहीं जाना चाहिए। वो तमाम सारे आरोप लगे कि निर्माण क्यों किए जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर खर्चा नहीं हुआ। और सेम मोहसिन रजा जी ठीक कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने अपने दम पर, अपने खर्चे से उन्होंने किया। तो सैयद जी, आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश कहां चूक जाता है, या हमारी सरकारें कहां चूक जाती हैं? ये आज की सरकार की बात नहीं है, ये हम पिछले 3 दशक से, 4 दशक से, उन तमाम सालों से बात कर रहे हैं। आप तो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सारी चीजों से आप जुड़े रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि हमसे चूक कहां होती है? सैयद जी।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आप अपने चैनल पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई आप दिखा रहे हैं। और जहां तक हम लोग का तो सवाल है, हम लोग केडी सिंह बाबू साहब ने इसको हॉस्टल खोला सबसे पहले यूपी में, और उस पहले बैच के हम प्लेयर रहे हैं। और जहां तक पहले का सवाल है, उस टाइम इतनी फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिला करती थी। बस एक जज्बा ये रहता था कि हमें सिर्फ अपने प्रदेश का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो हम लोग को उतनी सुविधाएं नहीं थी, तब भी हम लोग बड़ी मेहनत करते थे और जाके हम लोग ने ओलंपिक खेला, वर्ल्ड कप खेला, एशियन गेम्स खेला। तो वो हम लोग का जो जज्बा था, हम लोग ने अपने प्रदेश और देश के लिए दिखाया। लेकिन आज ये लगाइए कि जैसे अब हम रिटायर्ड हो गए हैं, 60 से ऊपर हमारी एज है, ओलंपिक खेले, सब कुछ खेले हुए हैं। लेकिन एक सुविधा जो अब तो पेंशन भी लोगों की बंद हो गई है, जो जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं उनकी वहाँ तो पेंशन भी अब खिलाड़ी को नहीं मिल रही है। तो एक खिलाड़ी जिंदगी भर अपनी जवानी में खेल से संबंधित रहा, उसको चोटें लगी, आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन अभी हमारा एक आंख का पर्दा उखड़ गया है जिसका हमने ऑपरेशन कराया है। लेकिन जहाँ खेल की बात थी तो हम बैठे हुए हैं। तो जब खिलाड़ी रिटायर हो जाता है तो उसको उसकी जरूरतें बहुत होती है, लेकिन खाली पेंशन या जो आपके पास पैसे बचे हैं उससे तो परिवार को आप पाल नहीं सकते हैं। तो अगर ये हमारी कोई भी सरकार हो प्रदेश की, अगर वो जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक या इंटरनेशनल में भाग लिए, उनके लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे उनकी बची हुई जिंदगी जो है आराम से बीते, तो हमारी नई जनरेशन जो है वो ये सब देखेगी कि अगर हमने देश के लिए कुछ किया है तो हमारी सरकारें जो हैं हमारे आफ्टर रिटायरमेंट जो है हमारी देखभाल करेंगी, और एक तरह से नया जोश आएगा। जिस तरह से अभी हमारे बच्चों ने ओलंपिक में मेडल लाए हैं, पूरा इतिहास लिख दिया है। इस ओलंपिक में 2 साल कोरोना से खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उनको हमारा सलाम है कि इतने कष्टों में भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया। और आज जो भी उनके ऊपर बरसातें हो रही है, इनामों की हो रही हैं या किसी चीज की हो रही है, जितनी भी होगी वो कम है, क्योंकि उन्होंने इस कठिन घड़ी में देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया। ठीक है मोहसिन जी, एक सवाल और भी है कि राज्य में एक भी शूटिंग रेंज नहीं है जहां निशानेबाज ट्रेनिंग कर सके। राज्य के निशानेबाज दिल्ली में ट्रेनिंग करने जाते हैं, आखिर क्या वजह है कि हम एक शूटिंग रेंज तक नहीं बना सके अपने यहाँ? देखिए उपाध्याय जी, एक बहुत अच्छी बात सैयद भाई ने कही है, और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बात करूंगा, क्योंकि सुझाव आते हैं जब हम खिलाड़ियों के साथ संवाद करते हैं। तो एक संवाद भी सामने आया, जिस तरह से उन्होंने कुछ बातें अपनी रखी हैं, अभी हमारी सुमन जी भी रखेंगी बातें, और मुझे लगता है कि ये हमारे देश की धरोहर है ये लोग, क्योंकि सैयद अली भाई भी ओलंपियन हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सुमन जी हैं, तो इनका अनुभव हम युवा खिलाड़ियों को दे सकते हैं। इस पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा सुझाव है। और कोई भी रिटायर नहीं होता है, जैसे अभी हमारे बीच में सैयद अली साहब ने कहा कि मैं रिटायर खिलाड़ी, मैं रिटायर नहीं मानता हूं। ये हमेशा के लिए लाइफ टाइम सेलिब्रिटी है हमारे लिए, क्योंकि ओलंपियन है या सुमन जी हैं, इन्होंने जो हासिल कर लिया है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, और ये रिटायर कभी नहीं होते हैं। इनके पास तो इतना कुछ होता है कि अगर युवाओं को देना चाहेंगे तो हम इनसे लेंगे। लेकिन एक अच्छा सुझाव निकल कर आया है कि हम लोग इस पर बात करेंगे सरकार के तौर पे, क्योंकि मैं सरकार का मंत्री हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने खेल कोटे को आगे बढ़ाने की बात कर दी है। तो इसलिए उपाध्याय जी, मैं एक मिनट, मैं चाहता हूं कि ये लोग जो बात कह रहे हैं, प्रोत्साहन राशि के साथ साथ एक इनको सम्मान राशि का भी हम लोग प्रावधान अगर आगे विचार करके रखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी सरकार के लिए हमारी। लेकिन इस पर हम विचार करेंगे, किन सूत्रों से लाएंगे, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे लोगों की सेवा भी हम लेंगे। अभी हम आगे ऐसा भी कोई प्रोग्राम बनाने के प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर दी है जनता टीवी पे मोहसिन जी ने, कि उन्होंने सैयद अली जी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है। न केवल आश्वासन दिया है बल्कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, ये खिलाड़ियों से बात करेंगे। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, अच्छा विचार है,
और मैं मोहसिन जी का इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि ये केवल बहस तक सीमित नहीं रहा, बहस को आगे लेके गया है। हमारे साथ जीएस भाटिया जी भी जुड़ चुके हैं। जीएस भाटिया जी, आप थोड़ा विलंब से जुड़े हैं, बहस की शुरुआत हो रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि 125 साल कैसे लग गए हमको गोल्ड जीतने में, एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने में 125 साल लग गए, वजह क्या रही? और एक बात, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को आप इन सारे सिनेरियो में कहां देखते हैं भाटिया जी? जी, वजह तो इसमें यही है कि जो एथलेटिक्स है, जो ट्रैक एंड फील्ड है, ये करीब 200 से ऊपर कंट्री खेलते हैं। तो इसके जैसे फुटबॉल है और ये है, दो गेम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंट्री खेलते हैं और इसमें मेडल लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। बाकी जो गेम है उसमें थोड़े थोड़े कम कंट्री रहते हैं, किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है। तो इसके अंदर एक तो कंट्री फुटबॉल और एथलेटिक्स के अंदर लगभग वर्ल्ड के सभी लोग जो है इसके अंदर रहते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। दूसरा, आप जो है बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा इतना टाइम लगा, लेकिन फिर भी मैं जहां तक समझता हूँ कि हमारे देश में सुविधाएं हैं, हमारे प्रदेश में सुविधाएं हैं, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। कुछ मतलब उसके अंदर बिगाड़ भी बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स कॉलेज है या स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं, वहां पर जैसे सीटें जो है 40 की हैं और कुछ दबाव के अंदर जो है 100 लड़के जो है भर्ती करने पड़ जाते हैं। मतलब ऊपर से दबाव पड़ जाता है लोगों के ऊपर, तो इतने लोगों को नहीं देख सकते हैं। या फिर सुविधाएं बढ़ाएं, उनके लिए कुछ दूसरी जगह करें। जहां पर 40 सीट है या 20 सीट है, वहां पर आप जो है 200 लोग भर देंगे या 400 लोग भर देंगे। जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज में क्रिकेट वगैरह के अंदर ऐसा हुआ कि 40 की सीट है, वहां पर 400 लड़का आ गया, तो उतना कोच भी नहीं दे सकता, उतनी आप सुविधाएं भी नहीं दे सकते। तो उससे बेटर यह है कि आप कहीं और जो है अपने प्रदेश में कहीं और इस तरीके के स्पोर्ट्स कॉलेज खोल दीजिए। तो और हम लोग अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। और बाकी जो है मतलब हमारे प्रदेश के लड़के बाहर बेंगलोर में और ऊटी में कहाँ कहाँ जाकर के ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ जो है उतनी सुविधाएं, उतने एक्सपर्ट जो है सही सही जगह के ऊपर वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, बस थोड़ा सा। बाकी सुविधाओं की कमी नहीं है, हर जगह स्टेडियम है। सिर्फ स्टेडियम होने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए फुल आजकल जो है फुल साइंटिफिक सपोर्ट होनी चाहिए। स्टेडियम है, उसके अंदर जो है उसके रिकवरी सेंटर भी होने चाहिए, कोई इंजर्ड हो जाए उसके हर तरीके के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एक जो है बहुत ज्यादा सारी चीजें एक स्टेडियम बना के सारी चीजें हम रख दें तो उससे कोई फायदा नहीं है। उसके अंदर जैसे सपोज हॉकी का है, तो हॉकी में ही के एक्सपर्ट एक जगह बना दें आप, तो हॉकी के ही बहुत लोग उसके अंदर जाकर के तैयार हों। जहां पर एथलेटिक्स का रुझान है तो वहां पर एथलेटिक्स के ही बहुत ज्यादा वो हो। उसमें बहुत सारे गेम अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हम एक कुछ बेसिक ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा हम ओलंपिक में मेडल के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमारे कुछ खिलाड़ियों का भी भाटिया जी है। मोहसिन जी, आप कुछ कहना चाहते थे? भाटिया जी की बात पे आप कुछ कहना चाह रहे थे मोहसिन जी? उपाध्याय जी, जो भाटिया जी ने बात कही है मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हमारे पास में स्टेडियम्स हैं लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती है। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संकल्प लिया था उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता से कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाकर देंगे। और बड़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि ऐसे समय में जब गोल्ड भी आ रहे हैं और आगे हमारे पास में एक यूनिवर्सिटी आने जा रही है मेरठ में, हम मेरठ के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं। वहां पर इन सब लोगों का हमें सहयोग भी चाहिए होगा, एक्सपर्टीज भी चाहिए होंगे, जो आने वाली नई जनरेशन को गोल्ड के लिए प्रेरित करेगी। जिस तरह से आज जिस तरह से अगर आप बात करें तो एक गोल्ड आया है आज इतने सालों के बाद, जिस तरह से बात हो रही है, तो ये तो साबित हो गया कि हमारे अंदर स्किल्स है, हमारे अंदर टैलेंट है। अगर उसको निखारा जाएगा तो वो हमें एक नहीं 100 गोल्ड भी ला कर देंगे, क्योंकि हमारा देश और प्रदेश बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी का है, देश 130 करोड़ की आबादी का है। तो ये मानकर चलिए कि देश में टैलेंट की कमी नहीं है। जो चीज की कमी थी उसको पूरा करने का प्रयास उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने किया है और हम मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं और उसका फायदा अगले ओलंपिक में हमको आप देखने को मिलेगा। ये भी आज मुझे लगता है मोहसिन रजा जी सोच के आए हैं कि ब्रेकिंग न्यूज देंगे। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है, ये हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी खबर है। और सैयद अली जी भी मुस्कुरा रहे हैं। सैयद अली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ी बेहतर खेले इस बार ओलंपिक में, हॉकी की टीम बहुत बेहतरीन खेली, हम कांस्य पदक जीत के आए,
लेकिन कहां चूक हो गई कि हम गोल्ड से और सिल्वर से चूक गए? जो हमारी पराजय हुई उसके पीछे वजह क्या रही? आप कहां देखते हैं? ऐसा देखिए, हम भी ओलंपिक खेले हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं। ये जो टीमें इस टाइम पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये लोग बहुत टफ टीमें हैं। बेल्जियम जब हम लोग खेलते थे तो बेल्जियम का पता नहीं, हम लोग 5-6 गोल मार देते थे, कुछ कहीं उसका कुछ अता पता नहीं रहता था। आज इन टीमों ने, अर्जेंटीना है, बेल्जियम है, इन लोगों ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि जिसके वजह से हम लोग को बड़ा टफ टाइम बिताना पड़ रहा है। और जहाँ तक ये अभी कोरोना के कारण बच्चे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, उनको किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ हो गया, लेकिन जो परफॉर्म बच्चों ने किया है 41 साल बाद, वो हम लोग के लिए मेडल लाए हैं। और लड़कियों की जहाँ तक बात की जाए, लड़कियां 11वें-12वें नंबर पे 3 ही ओलंपिक खेल पाए, 80 में और रियो और इसमें। लेकिन जो लड़कियों ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जो कई बार ओलंपिक चैंपियन रह चुकी है, उसको उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मारा। और हमारी लड़कियों ने पूरी मेहनत की है और आज लड़कियों के हिंदुस्तान में हॉकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर पेरेंट चाह रहे हैं कि मेरी बेटी भी हॉकी खेले। तो इसमें एक पार्ट ऑफ द गेम है। देखिए, हम 3-2 से लीड कर रहे थे, तो 2 गोल से डाउन थे, उसके बाद 3-2 हमने किया और बाद में हम 4-3 से हारे। ये फाइटिंग स्पिरिट है। सारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है और इस टाइम उनको हमारा सलाम है कि उन्होंने हम लोगों को इतने साल बाद खुशी दी है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो ध्यानचंद दादा, केडी सिंह बाबू, मोहम्मद शाहिद, जवाहरलाल शर्मा, मतलब इतने ओलंपियन यूपी ने हॉकी को दिए हैं कि अगर हम लोग गिनती करने जाएं तो शायद दर्जनों में हो जाएंगे। और यहाँ तक आपको बता दें, एक टाइम पे 5 हम यूपी से के लड़के जो थे इंडिया टीम में खेल रहे थे। हम थे जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद, रविंदर पाल सिंह, सुजीत कुमार। तो ये बड़ा अचीवमेंट है कि आप 16 में 5 जो लड़के हैं वो यूपी से खेल रहे हैं। जूनियर टीम में एक समय ऐसा आया कि 9 लड़के हमारे यूपी से खेल रहे थे। तो ये हॉकी, यूपी ने हॉकी को बहुत खिलाड़ी दिए हैं और इसका हमें गर्व है कि हम दादा ध्यानचंद जो है, आज उनके नाम से सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, वो भी यूपी से हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमको 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, वो भी दादा ध्यानचंद के नाम से मिला। दादा ध्यानचंद दिल में तो थे ही, आज हमारे घर में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपी से बहुत विजय सिंह चौहान साहब निकले, रणवीर सिंह साहब निकले, सुधा और गुलाब सिंह, ये सारे नाम ऐसे हैं कि ये यूपी की ही देन है। तो यूपी से खिलाड़ी बहुत इंटरनेशनल में खेले हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि जैसा माहौल बन रहा है, हमारी योगी सरकार जी और मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को कई सुविधाएं मिलें। तो अगर यही हमारा चलता रहा तो अगले ओलंपिक में हो सकता है कि यूपी के कई खिलाड़ी जो मेडल लेके आए और हमारा नाम जो मेडल लिस्ट में है 3-4 नंबर पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। भाटिया जी, एथलेटिक्स के लिए मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि 2007 में मिल्खा सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि मुझे अफसोस है कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश का कोई लड़का गोल्ड मेडल लेके आए। और इसी साल, हालांकि मिल्खा सिंह जी इस गोल्ड मेडल को देख नहीं पाए, अगर वो होते तो बहुत खुश होते। तो ये नीरज चोपड़ा ने जो मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है, तो ये क्या वजह रही? मुझे लगता है हमारे साथ भाटिया जी कट गए हैं। मैं सुमन देवी जी से बात करना चाहता हूं। सुमन जी, ये बताइए कि हमको 125 साल क्यों लग गए? जेवलिन थ्रो में हम गोल्ड मेडल जीत सके, मतलब एथलेटिक्स में हमें 125 साल लग गए गोल्ड मेडल लाने में, वजह क्या रही? आप तो खुद भी जेवलिन थ्रोअर रही हैं, तो कहाँ हमारी चूक रहती है? आज तो नीरज चोपड़ा ने जो तमाम सारी कमियां हैं उसको धो दिया है, पूरा देश खुशी से झूम रहा है। आप हमारे साथ विलंब से जुड़ी है, हम क्षमा चाहते हैं। तो आप इन तमाम सारी चीजों को लेकर के क्या सोचती हैं, सुमन जी? देखिए, पहले तो नमस्कार आप लोगों को। कहना चाहती हूँ, कमियां देखिए हमारे घर में ही थी। पहले हम खिलाड़ियों को इतना तवज्जो घर से ही नहीं मिलता था। एक पढ़ने वाले बच्चों को जो है घर के पेरेंट्स पैसे दे देते थे कि बेटा जाओ पढ़ाई कर लो, लेकिन एक खेलने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। आज नीरज चोपड़ा ने ये बता दिया कि खेलने के लिए भी पैसे दो और खिलाओ भी।
तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे घर वालों को आज पता चल गया कि खेल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई है। तो अब हर घर पहले तो जागरूक हो जाएगा खेलने के लिए। और रही बात जैवलिन बिल्कुल में बिल्कुल इतना सही कहा। लेट मेडल आना, सुविधाओं की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। हमारे पास फाइबर्स की जैवलिन नहीं होया करती थी, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी दिक्कतें आती थी और प्रॉपर कोच नहीं मिलते थे। आज के टाइम में प्रॉपर कोच भी मिले हैं और जैवलिन भी मिली है। और हमारे साथ मेरे खुद के कोच जो है मिस्टर जसविंदर सिंह भाटिया सर जुड़े हैं, उनको प्रणाम। सर लॉन्ग डिस्टेंस के कोच होकर के और जैवलिन सिखाए और मुझे इस लेवल तक पहुंचाए, ये आप समझ सकते हैं कि मेरे सर की कितनी योगदान रही होगी और मेरी मेहनत जो भी आप कहें। तो इस चीज के अभाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैवलिन हमारे पास नहीं था। सर किसी तरीके से, सर पहली बार जैवलिन भाला जो हमारा फाइबर का मंगवाए थे 2002 में, जब मैं जूनियर एशिया का मेडल लेके आई थी। उसके बाद उससे पहले हमारे पास एल्युमिनियम की जैवलिन होया करती थी। तो हमारा जो पीछे 4-5 साल है जो स्टार्टिंग के है, वो सुविधाओं के ही अभाव में चला गया। और बिल्कुल हमें मोहसिन गर्व जी, है नीरज आपने पे। सैयद नीरज अली जी हमारा को भी सुना, जूनियर है, सुमन देवी जी को भी सुना। कैंप में भी रही हूँ। हम मोहसिन जी से जवाब ले लेते हैं। मोहसिन जी, ये दर्द तो है खिलाड़ियों का कि जैसे उन्होंने कहा कि 2000 में जेएस भाटिया जी जैसे तैसे करके भाला लेके आए, तो ये जो खिलाड़ियों का दर्द है, ये अब सरकारों को जागना पड़ेगा। आप तो खिलाड़ी रहे हैं, आप इस दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको सरकार के सामने ये बातें रखना चाहिए। मोहसिन जी। देखिए उपाध्याय जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार खिलाड़ियों को लेकर, जैसा कि अभी सैयद अली साहब ने कहा कि बहुत काम किया, सुमन जी ने कहा कितना अभाव रहता था खिलाड़ियों के पास में, फैसिलिटीज नहीं होती थी। अगर फैसिलिटीज थोड़ी बहुत मिल भी जाती थी तो वो इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते थे उनको प्रैक्टिस के। तो उसको लेकर बहुत तेजी से सरकारें काम हमारी कर रही हैं। देश की भी हमारी सरकार काम कर रही है, राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं। हरियाणा भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी सरकार को क्रेडिट दे रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है हमारी सरकारों की। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं, वो किसके लिए ला रहे हैं? अपने खिलाड़ियों के लिए लेकर आ रहे हैं। आज अगर हम गांव-गांव में स्टेडियम बना रहे हैं और गांव-गांव में जिम लगा रहे हैं, तो वो किसके लिए लगा रहे हैं? आपको पता है हमारे एक एक गांव में आज जिम का प्रोविजन कर दिया है आदरणीय योगी जी ने। आज हर विधानसभा में कई कई स्टेडियम बनाने की बात हो रही है, एवरी विधानसभा में। तो इसका मतलब है कि खिलाड़ियों के लिए एक हम नई, जो कहना चाहिए, रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में जो अभाव रहा है, जो परेशानियां रही हैं, जो पिछली सरकारों में अनदेखा किया गया है, हम उसको नहीं सोचते। हम ये चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी देश से और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीत कर लाएं। उनके लिए जो भी अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज देना होगी, जो अच्छे से अच्छा सुविधाओं को और हमें आधुनिक करना होगा, हम करेंगे। और ऐसा लगातार आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है। उसी क्रम में आपने देखा है आज गांव-गांव जिम लग रहे हैं, स्टेडियम हम बना रहे हैं, गांव-गांव कस्बे-कस्बे में स्टेडियम बना रहे हैं। तो इसका रिजल्ट तो आएगा। पहले की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश के ठीक है अंदर। मोहसिन जी, मैं आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए, बस बहुत संक्षिप्त सा ब्रेक है। मोहसिन जी, ब्रेक के बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरा एक सवाल और है कि हमारे खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं नौकरियों के लिए, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन इसका ठीक से जवाब नहीं आया। तो ये क्या वजह है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को नौकरी नहीं दे पा रही है? पहले ये कहा गया था कि जो ओलंपिक राष्ट्रीय पदक विजेता होंगे उनको राजपत्रित अधिकारी बनाया जाएगा, लेकिन बाद में फिर इस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है?
जबकि योगी सरकार तो इस बार रोजगार पर उनका विशेष फोकस है। नहीं, बिल्कुल भी है। और हमने तमाम जो स्पोर्ट्स गुड्स के कंपनीज हैं, आपने देखा होगा, उनको भी हमने प्रोत्साहित किया है। एमएसएमई के तहत हमने तमाम और जो छोटे छोटे उद्योग स्पोर्ट्स के थे उनको भी बढ़ाने के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि आज हमें इक्विपमेंट्स को लेकर, चाहे वो किसी भी खेल के हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, लॉन टेनिस हो, तमाम सी चीजों को लेकर आज हमारे पास में बहुत बड़ा हब स्पोर्ट्स का हम बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी तरह से खिलाड़ियों को लेकर भी लगातार आदरणीय योगी जी और उत्तर प्रदेश में और देश में आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रयास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो खिलाड़ी बाहर गए हैं उनको भी हमने कहा है कि आप आइए, आप प्रदेश में आइए, अपना आवेदन करिए। अगर आपके इच्छा के अनुसार आपको लगता है, क्योंकि आप प्रदेश की धरोहर हैं, आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रदेश का, देश का नाम किया है, तो हम सम्मान के साथ उनको बुला रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हैं, वो वहां पर अच्छी सुविधा पा जाते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में वो कहीं ना कहीं उनको उपेक्षित रहे हैं, यहाँ पे उनको वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं और ना उनको मान सम्मान मिला है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार, हम दावे से कह सकते हैं, खेलों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर लगातार आगे प्रयास कर रही है कि हम इनको कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें, कैसे अपने जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है हमने। और जो बात अभी 2-3 खिलाड़ियों ने उठाई है कि इनको बाद में, जब ये अपने को इन्होंने माना कि जब हम एक ऐसी एज में आ जाते हैं जब हमें जरूरत होती है तब हमें सरकारें कुछ नहीं देती हैं, ऐसा उनका जो विचार आया है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम बैठे थे, तो अब इस चीज को हम आदरणीय योगी जी के सामने रखेंगे कि इस पर भी कोई एक कमेटी बनाकर, खिलाड़ियों की कमेटी बनाकर, और इस पर कोई हम लोग आगे कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ताकि हमारे जो पूर्व के खिलाड़ी हैं और जो प्रेजेंट खिलाड़ी हैं, इनका तालमेल बढ़ाया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के लिए तमाम खिलाड़ी गोल्ड लेकर आए, बाहर राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम करें। लेकिन हम अपने प्रदेश के खिलाड़ी को बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा हमारा आपसे, इस चैनल के माध्यम से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उनको सारी सुविधा, उनको जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ हम देंगे। सुमन जी, आपने तो नीरज चोपड़ा जी के साथ में अरसे तक ट्रेनिंग की है, तो उनकी ट्रेनिंग में आपको क्या खासियत नजर आई? वो आपके जूनियर भी रहे हैं, जैसा आपने बताया कि वो गोल्ड मेडल लेके आए, और आप जो नए जेवलिन थ्रोअर हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं कि अब आगे भी कई नीरज चोपड़ा निकले? सुमन जी, पहले तो नीरज हमारी मान है और हमारा गौरव हो गए हैं, और नीरज के साथ हम रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य रहा। और 2016 में साउथ एशियन गेम्स रिकॉर्ड के बाद जो है, इत्तेफाकन ड्यूरिंग ट्रेनिंग में नीरज के ही बाल से मुझे सर में चोट लगी थी और उसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कतें आई थी। लेकिन नीरज इतना सिंसियर है कि वो 3 दिन बाद मुझे मैसेज करके बोले कि दीदी सॉरी, मुझे गलती से मैंने देखा नहीं, और एक्चुअली गलती थी ही नहीं बिल्कुल उनकी। तो मैंने बोला आप ट्रेनिंग मत छोड़िए, आप ग्राउंड पे आइए, ट्रेनिंग कीजिए। मेरे सर में चोट लगी, वो ना आपकी गलती थी और ना मेरी गलती थी, वो होना था और हो गया। और वो इतने मतलब अच्छे स्वभाव के हैं कि उनकी जितनी तारीफ करें वो कम है। और नीरज के जैसा हमें लगता है हमारे देश में बहुत कम अनुशासित लड़के मिलेंगे जो हम नीरज में देखते हैं। किसी भी मायने में हम नीरज को ये नहीं कह सकते हैं कि वो अनडिसिप्लिन है। उनकी क्या खासियत है? कोई एक खासियत जो आप बता सके कि नीरज की ये खासियत उनको गोल्ड मेडल तक लेके गई? उनका नेचर और स्वभाव और हर किसी को रिस्पेक्ट देना, ये विनम्रता बहुत ही रेयर मिलती है। इतने मेडल के बाद भी अकड़ नहीं आना और इतने शांत स्वभाव से किसी से पेश आना, जिसको मुझे जिक्र भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बता भी नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, नीरज की तरह और भी खिलाड़ी निकल सकते हैं, जैसे कि अपने यूपी का खिलाड़ी ही है शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह वो फाइटर है, उसको बीच में उसको भी इंजरी हुई थी और इंजरी के बाद वो भी मेरे साथ कैंप में था। वो कहता था कि मैं फिर से कमबैक करूंगा और मैं ओलंपिक खेलूंगा और मेडल ले आऊंगा। उनके साथ बैड लक रहा कि वो नहीं मेडल ले पाए, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी भी मेडल वाली थी। हाँ,
शिवपाल जिस गांव से आते हैं उस बिल्कुल। गांव से तो कोई उम्मीद तो नहीं अब ये करता जैसे था कि नीरज ने जैसे गोल्ड मेडल जीता है, सुमन जी, जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद अब आपको लगता है कि जेवलिन में एक क्रांति होगी, और जो जो जेवलिन को अभी ऐसे ही उपेक्षित गेम समझ रहे थे, अब युवा उसकी तरफ आकर्षित होंगे, और जो सुविधाओं की कमी आप पहले बात कर रही थी, उन सुविधाओं की कमी अब धीरे धीरे दूर होगी, आपको ऐसा लगता है? मेरी मेरी यही, देखिए खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसे राजनीति नहीं आती है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप सुविधाएं दीजिए, आप इक्विपमेंट दीजिए, लेकिन एक टेक्निकल और एक एक्सपीरियंस होल्डर और एक अच्छा कोच दीजिए। आज जो नीरज का कोच है वो खुद भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है, तो हम चाहते हैं कि खिलाड़ी को जो ट्रेनिंग दे वो प्रॉपर उस गेम या उस इवेंट्स का हो, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपने गेम्स को जो है उसमें डाल सके। क्योंकि जो मैंने 22 साल किया है स्पोर्ट्स, उस 22 सालों में मैं जिस चीज को 22 साल तक की हूँ, तो डेफिनेटली मेरे में ऐसा कुछ होगा जिसे मैं बहुत मजबूती से पकड़ती हूँ। तो ये टेक्निकल, मैं मेरे ही बात कर रही हूँ, पुराने और भी खिलाड़ी हमारे हैं, बिश्नोई हैं जो कि हरियाणा में हैं, और वो भी टॉप खिलाड़ी रहे हैं। अपने सीमा पुनिया जी अभी जब छोड़ेंगे गेम तो वो अच्छी खिलाड़ी रही हैं, और इस तरह के और भी अपने यूपी में पुराने खिलाड़ी हैं। क्योंकि एक ही कोच कई इवेंट को कराए तो वो हमें नहीं लगता हर इवेंट को फोकस कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हर गेम के हर इवेंट्स के हर मोहसिन प्लेयर जी, को सुमन जी ने जो सवाल उठाए हैं कि नया कोच होना चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ये हमारा समय भी कम है, मैं इस पे अंतिम नोट आपका ले लेता हूं कि सरकार की तरफ से अब चूंकि एक आस बंधी है, एक उम्मीद जगी है कि हम गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं और किसी भी गेम में ला सकते हैं। इस बार पहली बार हम कुल 7 मेडल जीत करके हमारा देश लौट रहा है। तो इन सब तमाम परिस्थितियों के बीच में यूपी को आप कहां खड़ा देख पाते हैं, और क्या यूपी अब आने वाले समय में नए खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकेगा? क्या सुविधाओं में वृद्धि हो सकेगी? क्या उन्हें नौकरियां मिल सकेगी? क्या उन्हें पुरस्कार मिल सकेंगे? मोहसिन जी। देखिए उपाध्याय जी, जो बात सुमन जी ने कही है ये बिल्कुल सही बात है कि हम अगर टेक्निकल टीम और जो एक्सपर्टीज उसी गेम के नहीं देंगे, उस गेम के कोचेस नहीं होंगे, उसके एक्सपीरियंस कोचेस नहीं होंगे, और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, और एक ही कोच पर हम सारा भार डाल देंगे तो ये मुश्किल होगी। जब हमने आज आपने डिबेट की, मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आज हमारे तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सुझाव भी सरकार के सामने निकल कर आया। शायद मैं अगर नहीं बैठता तो मुझे ये बात नहीं निकल कर आती मेरे सामने, और ये बात निकल कर आई। मैं अपनी सुमन जी का भी धन्यवाद करूंगा, सैयद जी का भी और भाटिया साहब का भी, क्योंकि बहुत सी चीजें निकल कर आई हैं। हम सरकार के सामने रखेंगे, अपने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ियों के हित की बात है। और हमें सरकार, हम आते सरकार में क्यों है, सरकार का काम क्या होता है। सैयद जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? सैयद जी, मोहसिन जी 1 मिनट, सैयद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। सैयद जी आप मोहसिन जी से कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मोहसिन जी से नहीं, हम आपसे कहना चाह रहे हैं। मोहसिन जी तो जो वो कहते हैं उसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ये तो खुद ही इतने बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं। हमारा एक ये था कि जो भी खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट में, चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ में जाते हैं, वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। हर खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाता है, और जो मेडल नहीं जीत पाता है तो ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी नहीं रहा। हमारे वहाँ ये भारत सरकार का एक इन्होंने पेंशन योजना चला रखी है, जो ओलंपिक में मेडल लेके आता है, कोई भी मेडल लेके आए तो उसको 20,000 रुपए उसको खिलाड़ी को पेंशन दी जाती है। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में 16 और 12,000, सिल्वर गोल्ड मेडल को 16, सिल्वर को 12,000, और ये बहुत सालों से चला आ रहा है। तो जो देश का नाम रोशन कर रहा है, तो इसकी तरफ भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आजकल के जमाने में ये 12,000, 16,000 बस कहने को खुशी होती है कि यार हम मेडल लेके आए हैं। हम इसका जवाब मोहसिन जी से ले लेते हैं और उसके बाद डिबेट समाप्त करेंगे। मोहसिन जी, आपने सैयद जी को सुना, उनकी बात आप समझ चुके हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी मोहसिन जी। उपाध्याय जी, मैं बताना चाहता हूं अपने तमाम खिलाड़ियों को, जो हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी बैठे हैं प्रदेश के लिए और देश के लिए खेल चुके, आपके माध्यम से, कि हमने, सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो खिलाड़ी इन स्पर्धाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनको भी हम फैसिलिटीज के साथ साथ एक धन मुहैया करा रहे हैं, और
जो इसमें जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए ओलंपिक या एशियन गेम्स के लिए, उनके लिए भी है, ओलंपिक प्लेयर्स के लिए, चाहे वो मेडल लाए ना लाए, अगर वो जा रहे हैं स्पर्धा में तो 12 लाख रुपए पर खिलाड़ी के हिसाब से सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। और उससे पहले जो फैसिलिटीज उनको खेल की चाहिए होंगी वो और सहायता राशि भी सरकार दे रही है। इसके लिए कतई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी सरकार जो कहती है वो करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां आज दी हैं, तमाम सारी ब्रेकिंग न्यूज हम लोगों को आज दी है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी खेल पर बहस, राजनीति से अलग खेलों के ऊपर फोकस। खेल बहुत जरूरत है, जिस तरह से पढ़ाई की जरूरत है उसी तरह से खेलों की भी बहुत जरूरत है। आज हमारा देश 7 मेडल जीत के लाया है, उसमें से 4 कांस्य है, 2 सिल्वर है, 1 गोल्ड मेडल भी हम लोग जीत के लाए हैं। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, उम्मीदें अभी और भी बाकी हैं। अगले ओलंपिक में हम और ज्यादा निखर के आए, इस बार हमारा प्रदेश भी कुछ करके दिखाए, खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले, वे बेबसी में बीमारी का दिन न काटें, उन्हें अस्पताल में इलाज मिले। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ हमें लगता है कि एक नई सुबह आएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।